और मैंने ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये रोबोट है ना, बहुत मैजिक करता है अपने लिए। और वो मैजिक ऐसे दिखता है कि उसकी वजह से काफी लिटिगेशन खड़े हो जाते हैं। तो क्या क्या उसने कहा है कि टोटल इनकम और लॉस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट: अरिथमेटिकल एरर्स इन द रिटर्न, इनकरेक्ट क्लेम, इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन द रिटर्न। तो सोचो, आपने एटीजी का क्लेम किया है और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन गलत डाल के क्लेम हो गया है, तो वो इनकरेक्ट क्लेम डिसअलाउ हो जाएगा। पहले तो आजकल फाइल करने ही नहीं देता है, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ईटीसी हो ये हो। तो वो इनकरेक्ट क्लेम या एग्जाम के एचआरए वगैरह के होंगे तो वो भी ऑटोमेटिक वो डिसअलाउ कर देगा, एड बैक कर देगा। उसके बाद डिसअलाउंसेस ऑफ लॉस क्लेम्ड इफ रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर विच सेट ऑफ लॉस इज क्लेम्ड वाज फर्निश्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट। अभी ये प्रोविजन इंटर रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे दिमाग में रखिए, सेक्शन 80 एंड सेक्शन 139(1), ये दोनों को मिला के आप रीड करोगे तो वहां पे मीनिंग ऐसा है कि जब आपको रिटर्न लॉस का रिटर्न फाइल करना है तो वो ड्यू डेट में ही फाइल करना है। अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो तो आपको वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होने का राइट नहीं मिलता है। you lose the right to carry forward the disallowed losses, सॉरी, carry forward the losses। तो वो डिसअलाउ हो जाते हैं। वो कहां से पता चलता है? आईटीआर में आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड के डेट्स डालने पड़ते हैं, लास्ट ईयर में भी डाले, इस ईयर में भी डाले। तो आप अगर गलती से भी डालोगे, पर्पसफुली डाल दोगे पिछले 2 साल के लॉसेस, अगर पिछले साल के इसमें लेट फाइलिंग हुआ है और फिर भी डाल दिया, तो ऑटोमेटिक डिसअलाउ होगा। क्यों? क्योंकि आपके लास्ट ईयर के रिटर्न फाइलिंग की डेट वो रोबोट के पास नोटेड है, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि आपका ये लॉस अलाउड ही नहीं कैरी फॉरवर्ड करने को। देन disallowance of expenditure indicated in the audit report but not taken into account in computing the total income. So this is relating to audit report, that is tax audit reports। जो expenses tax audit report में आपने disallow किए है और वो computation में disallow करना रह गया है, तो उस रिलेटेड जो है वो ऑटोमेटिकली डिसअलाउ कर देगा 143(1) में। Disallowance of deduction claimed under chapter 6A or 10A under the heading deduction under certain income, the return is furnished beyond the due date specified in 139(1). Addition of income appearing in 26AS or 16A or form 16 which has not included in computing the, ओके, इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। तो 26 से ऑटोमेटिक वो फिगर पिकअप करेगा, वो भी रोबोट ही करने वाला है। वो पिकअप करेगा और देखेगा, आपका कंपेयर करेगा, जो हम अभी अपने साइड में कंपेयर करते हैं वो वहां पे प्रोसेसिंग करते हुए कंपेयर करेगा। इसको कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। 143(1) इज प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, बट इट इज क्लासिफाइड एज असेसमेंट। व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज असेसमेंट? क्योंकि उसको भी चैलेंज करना है, तो वो असेसमेंट ऑर्डर कहलाई जाएगी। 143(1) इज डीम्ड टू बी एन असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो है, ये सारी चीजें आपकी कहाँ होने वाली है? इंटीमेशन में होने वाली है। ठीक है, वहां पे उन्होंने आगे वही कहा है, प्रोवाइडेड that no such adjustment shall be made unless an intimation is given to the SSE of such adjustment either in writing or in electronic mode। काफी बार आपको 143(1) की मेल आती है, खुलने के बाद बॉक्सेस आते हैं क्योंकि वो पीडीएफ में नहीं खुलती है, और हम छोड़ देते हैं। तो वो पहला इंटीमेशन भेजता है, इंटीमेशन भेजने के बाद वो टाइम लिमिट लेता है कुछ दिन का, और फिर वो कंफर्म कर देता है कि भाई आपको ये डिसअलाउ होगा, इसके ऊपर इतना टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये होगी आपकी पहली वाली प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे अरिथमेटिकल क्लेम का भी डेफिनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो बाद में आप 143(1) में पढ़ सकते हो। ठीक है, सो दैट आई विल गो अहेड विद अदर ऑल्सो। उसके बाद सर इसमें वन, अगर कुछ डिफरेंस रहेगा, अच्छा, सॉरी, जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसमें अगर कुछ डिफरेंस रहेगा तो उसका डायरेक्ट हाँ, नोटिस आएगा पहले ना? नोटिस नहीं आता है। 143 सबसेक्शन 1 का जो इंटीमेशन आ रहा है वही डिमांड नोटिस कहलाता है। यू कैन नोट दिस पॉइंट, 143 सबसेक्शन 1 इंटीमेशन हैविंग डिमांड इज डीम्ड टू बी अ नोटिस अंडर सेक्शन 156। ये लिख लो। तो ओके 156 का नोटिस है ये, अगर उसमें पेएबल आता है तो।
रिफंड आता है तो वो आगे की चीज बाद में बताएगा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं वो लूंगा। ओके लेकिन सर। डिसअलाउंस के लिए अलग से नोटिस नहीं आती है। द असेसमेंट ऑर्डर इटसेल्फ, यहाँ पे स्पीकिंग ऑर्डर मतलब डिसअलाउंसेस वो दिखाएगा, उसमें कंपैरिजन आएगा, आपका रिटर्न का कॉलम आएगा, उसके बाजू में इनकम टैक्स के रोबोट ने जो कैलकुलेशन किया है वो आ जाएगा, एडलेस करके आपका टैक्स उसका टैक्स करके नेट इफेक्ट पेबल रिफंडेबल जो भी है दैट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द 143 सबसेक्शन 1। इज दैट क्लियर? यस सर, अगर डिसअलाउ हुआ इसमें है तो डायरेक्टली वो डिमांड डिमांड का ही आएगा ना। यस यस डिमांड आ जाता है, और जैसे वो कुछ डिमांड नोटिस अगर फॉल्स 156 वाले ज्यादा हैं। ये लिया रहेगा रिफंड रिटर्न रहेगा फाइल के फिर। टाइम में और बाद में। यस सर, रिफंड रहेगा, लेकिन वो बाद में अगर कुछ डिसअलाउ किया तो पेबल का भी निकाल सकते हैं ना डिमांड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी 143(1) हो सकता है, उसके बाद 143 सबसेक्शन 3 रेगुलर असेसमेंट भी हो सकता है अगर आपने आईटीआर फाइल किया होगा। और आईटीआर फाइल किया होगा तो 147 का भी नोटिस आ सकता है, और 263 भी हो सकता है। तो 143, 147 और 143(1) ये सारे आपके असेसिंग ऑफिसर कर रहे हैं। 263 जो है दैट इज गोइंग टू बी डन बाय द कमिश्नर। इफ कमिश्नर फील्स that any order by the subordinate is incorrect, is erroneous, and it is prejudice to the revenue, ये दो चीजें अगर होगी तो 263 ट्रिगर हो सकता है। और वो ट्रिगर अगर हो गया तो 263 में पावर इतनी है क्योंकि वो कमिश्नर है, तो वो 143(1), 143(3) और 147 ये तीनों ऑर्डर को वो रिवाइज कर सकता है, ये पावर है कमिश्नर के पास। तो इसलिए मैंने ये मैप में सारे सेक्शन का कनेक्टिविटी दिखा दिया है। तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आईटीआर इज नॉट फाइल्ड, नो रिस्पॉन्स टू द नोटिस, ये दोनों चीजों में 142 सबसेक्शन 1 की पहले नोटिस आती है। वो नोटिस भेजते हैं, कहते हैं कि भाई आपने रिटर्न नहीं भरा है, रिटर्न भरने वाले हो क्या नहीं। तो आपने उसको रिस्पॉन्स दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वो आगे जाता है 144 की नोटिस को। 142 is a tool for issuing notice to